गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि जेपीएससी 2021 जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। तो अभी तक आप लोगों को ये आइडिया मिल गया होगा कि किनका एग्जाम क्रैक हुआ है, किनका नहीं हुआ है। जिनका एग्जाम क्रैक हुआ है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ और साथ ही साथ ऑल द बेस्ट आपको आपके नए टारगेट की ओर के लिए। क्योंकि देखिए, अभी ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम खत्म हो गया है, सीट्स आपको मिल गए हैं, ये आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ है। अभी सेकंड राउंड में कंपटीशन और भी टफ रहेगा, क्योंकि सेकंड राउंड में वही लोग पहुंच रहे हैं जिनका प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत अच्छा है, जैसे कि आप हो। अगर आपका एग्जाम क्रैक हो गया है तो इसी के लिए हर हाल में कोशिश कीजिए कि अपना बेस्ट लगाइए, एक प्रॉपर रूटीन बनाइए कि कैसे आपका दिन को शुरुआत करना है, और चाहे कुछ भी हो जाए उस रूटीन को चेंज नहीं करने दीजिए। ठीक है, हर हाल में आपको एग्जाम क्रैक करना, यही आपको मान के चलना है। ठीक है, और वो कैंडिडेट्स जिनका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है, देखिए अपने मन को छोटा नहीं कीजिए। अगर मैं समझता हूं यार कि प्रिपरेशन बहुत मुश्किल से लोग करते हैं, लेकिन देखिए जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम में अपेयर होते हैं सभी का एग्जाम तो क्रैक नहीं हो सकता ना। एग्जाम में क्रैक उन्हीं का होना है जितने नंबर का नोटिफिकेशन निकलता है। तो हो सकता है कि कुछ ना कहीं कुछ आप में कमी रह गई है। तो अभी अपने को यही कोशिश करना है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट जब हम लोग लें तो उस कमी को पूरा करें। हर हार से अपने को कुछ ना कुछ सीख मिलता है। आप भी थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए कि कहां पर क्या कमी रह गई थी और वहां पर अपने को फोकस करने की जरूरत है। देखिए, अगर अपने आप को पता चल रहा है ना कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, तो हमारा 50% जॉब वहीं पे खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोगों का वीक पॉइंट होता है कि भाई मेरा मैथ्स कमज़ोर है, मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, मेरा हिंदी कमज़ोर है। तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि उनकी कमजोरी है क्या। लेकिन अगर आपको पता चल गया है कि आपकी कमजोरी ये है, इसका मतलब कि आपको ज़्यादा फोकस वहाँ पर ही करना है। तो यहाँ पर आपका 50% जॉब तो ऐसे ही खत्म हो गया, क्योंकि आपको पता चल गया कि आपको फोकस कहाँ पर करना है। इसी के लिए अपने मन को छोटा नहीं कीजिए और हर हार से एक कुछ ना कुछ सीख मिलता है। देखिए, जो लोग मेहनत करते हैं ना वो कभी हारते नहीं हैं, वो या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। तो अगर आप ये मान के चल रहे हो यार कि मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है, हम मतलब लाइफ मेरा खत्म हो गया वगैरह वगैरह कुछ भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप वाकई में ऐसा मान रहे हो तो बिलीव कीजिए आपका एग्जाम कभी क्रैक नहीं होने जा रहा है, कभी नहीं। चाहे आज हो, चाहे आज से आने वाला 5 साल के बाद हो। अपने मन को कभी भी छोटा नहीं कीजिए, कभी नहीं। हर मतलब जब भी मौका मिल रहा है ना, ठीक है यार ये एग्जाम में नहीं हुआ, नेक्स्ट एग्जाम मेरा क्रैक होगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको एकदम प्रॉपर रणनीति बनानी पड़ेगी। एकदम एक एग्जैक्ट आपको एकदम रूटीन फॉलो करना पड़ेगा कि सुबह अपने को कितने बजे उठना है, कितने बजे पढ़ाई करना है, कितने बजे। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो तो दैट डजंट मीन कि आप उसको क्रैक नहीं कर सकते हो, आप फिर भी उसको क्रैक कर सकते हो। बट यू हैव टू बी कि भाई मेरा जो भी रूटीन रहे वो एकदम सटीक रहे कि हमको इसको फॉलो करना ही करना है। रात को 10 बजे अगर हमको सोना है तो रात को 10 बजे ही हमको सोना है, चाहे किसी का पार्टी हो, फंक्शन हो, ऐसा कुछ नहीं कर। देखिए, आप जितना बड़ा सपना देखते हो ना, चैलेंज भी उतना ही बड़ा आपको फेस करना पड़ेगा। ये आप मान के चलो, सपना जितना बड़ा आप देख रहे हो, चैलेंज उतना ही बड़ा फेस करना पड़ेगा। और इस पॉइंट पर आकर के अगर आप इन चैलेंज को अगर एज ए प्रॉब्लम ले रहे हो ना, तो फिर ये आप नहीं एग्जाम निकाल पाओगे। आप इन प्रॉब्लम्स को एज प्रॉब्लम नहीं देखो, आप इसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करो कि यार नहीं हो पाया मेरे से, ऐसा कैसे हुआ कि नहीं हो पाया, देखते हैं यार नेक्स्ट टाइम कैसे नहीं हो पाएगा। तो यही सोच और मतलब इसी जिल के साथ में अपने आप को आगे लेकर चलिए। ठीक है, एक बहुत ही फेमस कविता है, मैं जस्ट 2 लाइन आप लोगों को बता रहा हूं ताकि ये उन लोगों के लिए है ना जिनको लगता है कि यार क्या कमी रह गई थी, क्यों एग्जाम नहीं निकल पाए। बहुत सारा क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा, बट बिलीव कीजिए आप में हो सकता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई कमी रहा हो, जिसके वजह से जो लोग ज्यादा अच्छा प्रिपरेशन किए हैं उनका एग्जाम क्रैक हो गया और वो एक लेवल आगे चले गए और बाकी लोग यहीं पर छूट गए। ठीक है, इसी के लिए अपने आप को छोटा, अपने मन को छोटा मत कीजिए, अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। तो इस तरह का सोच, इस तरह का जिल, एक पावर अपने दिमाग में डालिए और वापस फिर से उसी जोश के साथ में लग जाइए। एकदम प्रीलिम्स इस बार और भी अच्छे से आपको क्रैक करना है। मतलब हर एक, देखिए लास्ट वाला प्रीलिम्स अपने को एक बात पता चल गया कि क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे पॉइंट को कवर ही नहीं करते हैं। इसी के लिए मेरा जो पहला इसके पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने प्रीलिम्स 2022 को कवर करते हुए मैंने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। देखिए, कुछ मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, इसकी वजह से मैं आगे भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी कोशिश करूंगा कि इसको और आगे कंटिन्यू करा। अपने मन को छोटा नहीं कीजिए और अपना प्रिपरेशन में एकदम टूट पड़िए।
हर हाल में एग्जाम क्रैक होना है। अगर आप इस बार प्रीलिम्स क्रैक कर लियो तो मेंस भी क्रैक होना है, इंटरव्यू भी क्रैक होना है, और अगर आप नहीं कर पाए हो तो नेक्स्ट ईयर एनी हाउ आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है। यही सोच रख करके आगे बढ़िए, ठीक है। हम लोगों ने हमारे पहले के वीडियो में ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में 2-3 ऑलरेडी रिवोल्ट्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में भी हम लोग ट्राइबल रिवोल्ट्स को ही कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हमारा सबसे फर्स्ट वाला जो रिवोल्ट है वो है हो अपराइजिंग। हो जो जनजाति होती है ना, ये उसी के ऊपर में हो अपराइजिंग। तो एक्चुअली क्या है, द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन टू कंसोलिडेट। देखिए हम लोगों ने देखा था, ये प्रीलिम्स से ये क्वेश्चन भी आता है कि सिम्बुम के थ्रू वो लोग एंटर किए थे। तो जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था ना 1818 ईस्वी में, तो उसके बाद से ही जो ब्रिटिश थे वो अपना पैर जमाना शुरू कर दिए थे। सिम्बुम के थ्रू वो लोग झारखंड में अपना पैर जमाना शुरू कर दिए थे। तो द कंपनी मेड एन एग्रीमेंट विद द रूलर ऑफ द सिम्बुम। 1820 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिम्बुम के साथ में मिल करके एक एग्रीमेंट बनाए। वो एग्रीमेंट क्या था? दिस वॉज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द होज। ये जो हो जनजाति थे उनके इंटरेस्ट, मतलब उनका जो मानना था उसके उनके सोच के विपरीत था। ये क्यों विपरीत था? क्योंकि इस एग्रीमेंट के तहत क्या था, वहां का जो सिम्बुम के जो राजा थे उनको भगवान की उपाधि दे दी गई थी, उनको लॉर्ड बना दिया गया था। तो ये होज जो जनजाति थे उनके मन को बहुत ठेस पहुंचाया कि भाई ऐसा कैसे कि राजा को हम लोग भगवान मान ले। भगवान तो वो जो सिंह बोंगा, धर्मेश, वो सब होते हैं, राजा को हम लोग इस तरह से भगवान कैसे मान सकते हैं। तो ये बहुत आहत हुए थे ये लोग। और इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद ये लोग बहुत सारे पिटिशंस डाले ब्रिटिश लोगों के साथ में कि भाई ये करना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। द सिम्बुम रूलर डिड नॉट ओनली डिक्लेयर सुप्रीमेसी ओवर द चीफ्स, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है, जैसे उनको लॉर्ड को उपाधि दे दिया गया उसके बाद अपने आप को वो शक्तिशाली भगवान मानने लगे। उसके बाद बहुत सारा डिक्लेरेशन किए, वो खुद डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर सुप्रीमेसी ओवर द चीफ्स ऑफ द खरसावा एंड सरायकेला। जो खरसावा और सरायकेला के जो चीफ्स थे उनको भी बता दिया कि भाई तुम लोग जो भी हो, तुम लोग मेरे नीचे हो, अब हम यहाँ के लॉर्ड हो चुके हैं, ठीक है। बट ऑल्सो ट्राई टू रीगेन अ फैमिली आइडल। ये तो यही किए, उसके साथ क्या किया, एक फैमिली आइडल, मतलब ये जो चीफ थे ना खरसावा और सरायकेला, इनके पास में जो फैमिली आइडल्स था उसको भी अपने पास में छीन लिया, उनसे हथिया लिया गया। जो एक मूर्ति होती है ना, मूर्त होती है, जो फैमिली कुल देवता जो होता है जिसको हम लोग कहा जाता है, तो उनसे हथिया लिया गया। रीगेन अ फैमिली आइडल फ्रॉम द लेटर चीफ। द मोनार्क ऑल्सो मेड एन एफर्ट टू रिड्यूस द हो टू सबमिशन विद द हेल्प ऑफ द कंपनी। और मोनार्क वो जो जिनको लॉर्ड का उपाधि दे दिया गया, उनकी ये भी कोशिश रही कि होज की संख्या को कम से कम, क्योंकि उनको पता था कि हो आने वाला समय में हो सकता है उनके लिए कहीं से ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसी के लिए हो का जो पॉपुलेशन था उनको, ताकि या वो किसी भी तरह का अपना कोई पिटीशन डाल रहे थे या कुछ सबमिशन कर रहे थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको दबाया जा रहा था, ठीक है। क्योंकि उनको पता था कि ये आने वाला टाइम में उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। द होज रिएक्टेड शार्पली, और ये उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं आया कि मतलब एक तो उनके साथ में अन्याय हुआ है, ऊपर से वो लोग कुछ पिटिशंस, कुछ सबमिशंस डाल रहे हैं, उसको भी दबाया जा रहा है। एंड थ्रू ऑफ देयर सबऑर्डिनेशन एंड सबमिशन टू द राजा एंड अदर चीफ्स ऑफ द सिम्बुम। और उसके बाद में वो लोग अपना सारा पिटिशंस को और सबमिशंस को लेकर के इन लोगों के सामने में रखें कि ऐसा नहीं चलेगा, आप लोग जो अपना मनमाने तरीके से कर रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है। मेजर रॉबसेज, यहां पर मेजर रॉबसेज का जिक्र हुआ। इन सभी नाम को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये सभी नाम आपको आंसर लिखने में बहुत मदद करेगा। अब तो बिल्कुल जिनका भी एग्जाम क्रैक हुआ है, बिल्कुल जी जान से लग जाइए, हर एक पॉइंट को कोशिश कीजिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अपने घर पे करने का, जितना ज्यादा हो सके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। आंसर्स को एज ए, मतलब देखिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, आप उसको एज ए स्टोरी अपने दिमाग में फिट कीजिए। आप जब कोई मूवी देखते हो तो देखो, आप एक बार वो मूवी को देखते हो, उसका पूरा स्टोरी आपके दिमाग में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप इंटरेस्ट ले रहे हो, इंटरेस्ट के साथ में, अरे यार वो उसके पास में जा रहा है, वो उसको मार रहा है, वो उसको लेकर के भाग रहा है, तो यहां पर आपका इंटरेस्ट जाग रहा है। इसी तरह से आप पढ़ाई में भी ना अपने इंटरेस्ट को जगाइए। एक बार अगर इंटरेस्ट जग जाएगा ना, तो ये पूरा का पूरा स्टोरी आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और इसको स्टोरी की तरह पढ़िए, उसके बाद एकदम हायरार्की की तरह अपना आंसर्स को बनाइए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए, उसके बाद मिडिल पार्ट में उसका मेन जो उसका कंसर्न है, क्वेश्चन का जो आंसर पूछ रहा है उसको लिखिए, लास्ट में कंक्लूजन डालिए। तो इस तरह से क्या होता है ना कि आपका आंसर एकदम परफेक्ट आंसर बन जाता है। जहां पर आपको कुछ डायग्राम्स, कुछ फिगर्स दिखाने का जरूरत है, वहां पर बिल्कुल दिखाइए, ठीक है। तो मेजर रफसेज होप ऑफ कंपेलिंग द होज ऑफ द सदर्न पीर्स टू द न्यू ऑर्डर ऑफ थिंग्स वॉज सोन टू बी बिलाइड। मतलब कि मेजर रफसेज को ऐसा लग रहा था कि होज जो जनजाति है उनको हम लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ अलग ही एक रूप ले लिया।
क्योंकि देखिए ये लोग शुरू से कोशिश कर रहे थे ना कि भाई जहां पर भी जो जनजाति लोग हैं उनको वो अपना अपना मनमाना कर रहे हैं, उनको हम लोग को दबाना है, नहीं तो वो हम लोग को करने नहीं देंगे। तो ये जो यहां पर भी जो लोग कोशिश कर रहे थे वह सून टू बी बिलाइड, लेकिन वो कुछ और ही रूप ले लिया, वो काम नहीं किया। बाबा नारायण सिंह वॉज अपॉइंटेड, बाबा नारायण सिंह को अपॉइंट किया गया। बाबा नारायण सिंह वॉज अपॉइंटेड एट जयंतगढ़ विद द एश्योरेंस ऑफ द डिस्पैच ऑफ हंड्रेड्स बरकंडाजीज। बरकंडाजीज के बारे में मैंने आपको हमारे पहले के वीडियो में बहुत अच्छे से बताया। आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि बरकंडाजीज क्या होता है। देखिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने का एक ही तरीका होता है, क्वेश्चन आप खुद से कीजिए, पढ़ने के बाद में क्वेश्चन खुद से कीजिए। बरकंडाजीज, यार मैं जानता हूं कि बरकंडाजीज क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अगर आप उसका आंसर दे पा रहे हो मतलब ये बरकंडाजीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका आपके दिमाग में। लेकिन अगर आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ आपके दिमाग में। किसी और से नहीं पूछिए, खुद से पूछिए कि क्या मैं इसका आंसर जानता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, तभी जाकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो ये बाबा नारायण सिंह को अपॉइंट किया गया एट जयंतगढ़, और उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा एक एश्योरेंस भी दिया गया कि आपको बरकंडाजीज दिया जाएगा। बरकंडाजीज होते हैं जब फोर्सफुली किसी से कलेक्शंस लिया जाता है ना, तो उसके लिए तैनात किए जाते हैं लोग, उनको बरकंडाजीज कहा जाता है। तो आप इसको हमारे पहले की वीडियो में भी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, डिस्पैच ऑफ 100 बरकंडाजीज फ्रॉम द संबलपुर टू फॉस्टर द गुडविल, बट हॉस्टिलिटी सुन ब्रोक आउट एंड फाइटिंग। लेकिन तब तक क्या हुआ कि भाई वहां पर कुछ और ही एक लड़ाई छिड़ गया, एक युद्ध छिड़ गया। किनके बीच में? जो कंपनीज के लॉयल थे और जो दूसरे तरफ में थे, दूसरे तरफ में जो कि लड़का होस्ट थे, मतलब होस्ट जनजाति के जो लोग थे। तो उसमें क्या हुआ? बट हॉस्टिलिटी सुन ब्रोक आउट एंड फाइटिंग टुक प्लेस बिटवीन द लॉयल्स, जो ब्रिटिश के लॉयल्स थे, और रिफ्रैक्टरीज, मतलब वो पोर्सन जो विद्रोह कर रहे थे कि भाई वो हमारे साथ में जनजाति कर रहे हैं। ठीक है, देयर वेर मेनी एनकाउंटर्स इन विच द लॉयल्टीज एमर्ज्ड विक्टोरियस। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए, लेकिन हर केस में क्या देखा गया कि जो ब्रिटिशर्स के साथ जो लॉयल थे वो लोग जीत रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई उनके पीछे में ब्रिटिशर्स खड़ी थी, ब्रिटिशर्स उनको फुल सपोर्ट करती थी, आपको जो चाहिए वो लोग उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन ये बेचारे गरीब लोग ये अपनी एक आइडेंटिटी बचाने के लिए, अपना खुद का सम्मान बचाने के लिए लोग लड़ रहे थे, लेकिन ये लोग अकेले थे, ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? However, a great psychological change swept over the entire कोल्हन एरिया। लेकिन क्या हुआ कि एक साइकोलॉजिकल चेंज दिखा गया। देखिए जब भी कभी कोई लड़ाई होता था ना, तो जाहिर सी बात है जो पीजेंट रहते थे ना, जो ट्राइबल्स रहते थे, तो लोग हार जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि हार करके लोग छोड़ देते थे। आप देखिएगा कि कितना सारा रिवोल्ट हुआ, एक बार हारे हैं फिर नेक्स्ट टाइम फिर कोई आया, फिर हारे हैं फिर नेक्स्ट टाइम फिर कोई आया। मतलब कि हर बार उनको एक नई आशा मिलती थी, भाई ठीक है हारे हैं लेकिन हम लोग जीत भी सकते हैं। तो यहां पर भी क्या हुआ, उसी तरह से एक साइकोलॉजिकल चेंज आया। Change swept over the entire Kolhan area as a consequence of the triumph of the British arms over the Lakras। ठीक है, घासी सिंह, अभी क्या है, घासी सिंह took advantage of the situation and prevailed upon the host to pay him more than they had hitherto done। मतलब ये घासी सिंह ये एक तरह से कलेक्शंस करने के लिए आया, इसको अपॉइंट किया गया। तो ये क्या किया, ये अपना मनमाना तरीके से उसका एक्स्ट्रा एडवांटेज लेना शुरू कर दिया। घासी सिंह टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। और ये क्या करने लगा कि जो ब्रिटिशर्स लोग होते थे वो लोग क्या करते थे, पीजेंट जो गरीब लोगों पर ना, वो लोग वो हम लोग मूवी देखें, लगान लगाते थे, टैक्स लगाते थे कि भाई इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो ये अपना मनमाना तरीके से जरूरत से ज़्यादा पैसा वसूल करने लगा था। लेकिन ये गलत था, ये ब्रिटिशर्स के हिसाब से भी गलत था। दिस वॉज क्लियरली अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द मेजर रॉफसेज who had counseled them not to realize anything more than what has been decided। मतलब जो डिसाइड किया गया था कि भाई जो वॉलंटरली जो लोग पे करेंगे वही उनसे लेना है, जबरदस्ती नहीं लेना है। लेकिन ये जो घासी सिंह था ये वहां पर उसका फायदा उठा करके जबरदस्ती लेना शुरू कर दिया। मतलब कि टाइम टू टाइम आपको देखने को मिलेगा यार कि ब्रिटिशर्स के बीच में और पीजेंट्स के बीच में लड़ाई हो रहा है, बीच में कोई और भी कोई बाजी मार के ले जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे। बट घासी सिंह इवेडेड पेमेंट ऑफ द एरियर्स ऑफ 2.5 months और वन प्रिटेक्स्ट और द अदर। और साथ ही साथ क्या किया कि वो जो भी टैक्स कलेक्ट करता था, जो एरियर्स होता था, वो एक्चुअली उसको देता ही नहीं था, उसको देता ही नहीं था। और कभी कभी होता था 2-3 महीने तक तो दिया ही नहीं। तो ये सब चीज जो हुआ ना, ये घासी सिंह का ये सब हरकत ब्रिटिशर्स लोग उसको नोटिस करना शुरू कर दिया। द सूबेदार स्विंग इनटू एक्शन एंड डिटेन घासी सिंह को फिर पकड़ के अंदर कर दिया गया। तो
देखिए ये सभी पॉइंट आपको कहीं ना कहीं आपको कभी ऐसा लगेगा कि यार वहां पर लिंक नहीं बैठ रहा है। जरूरी नहीं कि आपको लिंक हर चीज में बैठेगा ही, क्योंकि ये क्या है ना कि ये एक रिवोल्ट हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉब्लम हर एक स्टेज में आ रहा है। कहीं कहीं यहां पर प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, फिर रुक जा रहा है, फिर प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, फिर रुक जा रहा है, मतलब वो चलता चल रहा है धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द होज वेर ऑलरेडी डिससेटिस्फाइड। होज पहले से ही डिससेटिस्फाइड थे विद द डिमांड ऑफ द सूबेदार्स, क्योंकि सूबेदार्स लोग ऑलरेडी जरूरत से ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि भाई 10 रुपया फिक्स किया गया है, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग जाकर के यहाँ से 15 वसूलते थे, जहां से वह 20 वसूल लेते थे। तो ये सब चीज ऑलरेडी हाउस लोग इसको सहन कर रहे थे, लेकिन एक दिन तो बस्ट होना ही था। द रीजन ऑफ द डिससेटिस्फैक्शन इंक्लूडेड द रॉबरी ऑफ देयर गोड्स। जो उनकी बकरियां होती थी, उनके जो जानवर होते थे, उन सभी को लोग चुरा के ले जाते थे। कौन? जो बरकंडाजीज को अपॉइंट किया गया था कलेक्शंस करने के लिए, वो उन लोगों को उनकी बकरियां, उनके जानवरों को चुरा के ले जाया करते थे। एंड इंसल्ट ऑफ द डॉटर ऑफ कुंडू पटेरा। कुंडू पटेर एक वहां पर थे, एक सम्मानीय आदमी थे, उनकी जो बेटी थी उसके साथ में कुछ अभद्र व्यवहार भी किए। हु वॉज लीडिंग सरदार ऑफ द लोकेलिटी। वो उस लोकेलिटी के सरदार थे, जो कुंडू पटेर थे उस लोकेलिटी के सरदार थे, और उनकी बेटी के साथ में छेड़छाड़ की गई। ऑन 31 जनवरी 1821 द होज अटैक्ड द सूबेदार एंड हिज पार्टी। फाइनली ये तो होना ही था, क्योंकि जरूरत से ज्यादा आप किसी भी चीज को जब जरूरत से ज्यादा प्रेशराइज करोगे ना, तो उसको फटना ही है। यहां पर भी यही हो रहा था। जरूरत से ज्यादा एक तरफ से ब्रिटिशर्स लगे हुए थे इन लोग को नोचने में, दूसरे तरफ से जो सूबेदार लोग थे या फिर जो घासी सिंह टाइप के जो आदमी लोग थे वो लोग लगे हुए थे, और नोचने में ही सब लोग लगे हुए थे। तो ये बस्ट हो गया और वो लोग वापस फिर जाकर के उस पर अटैक कर दिए होज लोग। ठीक है, 1821 से हम लोग अभी देख रहे हैं, 1821 में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द स्प्लेंडेड विक्ट्री ऑफ द कोल्स इंस्पायर्ड देम। एक्चुअली क्या है, होज से पहले हम लोगों ने कोल्स के बारे में पढ़ा था। तो जब उनको ऐसा लगता था ना कि यार देखो वो जनजाति के लोग लड़े थे और वो जीत गए थे, अगर नहीं भी जीते थे तो बहुत हद तक उनको एक विजय प्राप्त हुआ था। भले लास्ट में बहुत लोग मर गए थे, जो भी हुआ था, लेकिन उन लोग विजयी हुए थे। तो ये सब चीज ना आगे आने वाले जो लोग होते हैं उनको प्रेरित करती हैं। तो यहां पर भी यही हुआ। द स्प्लेंडेड विक्ट्री ऑफ द कोल्स इंस्पायर्ड देम। कोल्स का जो विक्ट्री हुआ था उससे उन लोग को इंस्पिरेशन मिला था। दे फोर्टिफाइड देयर एरियाज बाय ब्लॉकिंग ऑल द रोड्स। वो लोग क्या किए, सारे के सारे रोड्स को ब्लॉक कर दिए। ठीक है, रोड्स एंड घाट्स। एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रिलियंट सक्सेस ऑफ द होज, द एंटायर कोल्हन वॉज एक्सपोज्ड एट द मर्सी ऑफ द होज, अलार्म्ड एट देयर ग्रोइंग ऑफेंसिव। अभी क्या था कि धीरे धीरे जैसे ही इन लोग का वर्चस्व बढ़ रहा था, होज लोगों का जो वर्चस्व था बढ़ रहा था, ये धीरे धीरे ब्रिटिशर्स लोगों के लिए एक अलार्मिंग का सिचुएशन था कि भाई अगर अभी हम लोग इसमें कार्रवाई नहीं किए तो होज की संख्या बढ़ती जाएगी, उनका मनोबल बढ़ता जाएगा। यहां पर भी यही हुआ। अलार्म्ड एट द ग्रोइंग ऑफेंसेस, द ब्रिटिश चॉक्ड आउट द डिटेल्ड प्लान। एक डिटेल्ड प्लान बनाया गया कि हम लोगों को एक रणनीति के तहत काम करना है और होज लोगों को पकड़ करके उनको खत्म कर देना है। अगर नहीं कर पाएंगे तो ये लोग हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा क्रिएट कर देगा। कैप्टन मैक्लॉयड ऑफ कटक एंड मेजर रॉफसेज फ्रॉम संबलपुर स्टार्टेड फॉर जयंतगढ़ एंड लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड एडवांस फ्रॉम मिदनापुर। ये जो दोनों थे, कैप्टन मैक्लॉयड, ये कटक से रवाना हुए अपना टुकड़ा लेकर के, और जो मेजर रॉफसेस थे वो संबलपुर से रवाना हुए जयंतगढ़ की तरफ, और जो लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड थे वो मिदनापुर से रवाना हुए। सब अपना अपना टुकड़ी और सेना को लेकर के रवाना हुआ, क्योंकि अपने को दबाना है, होज को तो दबा देना है। द कंबाइंड बिग आर्मी ओवर पावर द होज। जाहिर सा बात है यार, वो लोग के पास में आर्मी काफी बड़ी है और होज बेचारे गरीब आदमी, वो लोग जितना हो पारा कर रहे थे तो वो उनको दबा दिया गया। द होज वेयर कंपेल्ड टू यील्ड फॉर द टाइम बिंग। उनको बिल्कुल पूरा मजबूर कर दिया गया कि आप या तो हमारा कहना मान लो, नहीं तो आपको पूरा खत्म कर दिया जाएगा। तो उन लोग गरीब आदमी बेचारे वही किए, टू यील्ड फॉर द टाइम बीइंग अंडर द थ्रेट ऑफ द टोटल एलिमिनेशन। नहीं तो हम लोग पूरा आपको विनाश करके रख देंगे। दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। फाइनली वो लोग को बेचारे लोगों को एग्रीमेंट साइन करना पड़ा एंड एक्सेप्टेड देयर सबऑर्डिनेशन टू द ब्रिटिश। और वो लोग माने कि नहीं ठीक है चलिए हम लोग ब्रिटिश की छत्र छाया के अंदर ही रहेंगे। वो लोग को ऐसा मतलब मन नहीं था, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। They agreed to keep all the roads intact and all persons of the caste to settle in their areas। अभी क्या था, वो लोग सारे के सारे रोड्स को खोल दिए, ब्लॉक को खोल दिए, ताकि देखिए बहुत सारे बाहरी लोग आकर के ना इन लोगों के एरिया में सेटल होना शुरू कर दिए थे। तो इन लोगों को ये सब भी इन लोगों को कहीं ना कहीं खटकता था कि भाई बाहर के लोग आकर के हमारे एरिया में रह रहे हैं और धीरे धीरे हम ही लोगों को बाहर भगा देंगे। तो जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ तो वो सारे ब्लॉक्स को हटा दिया गया, ब्लॉकेज को। अभी बाहर के लोग इजिली आकर के इनके एरिया में सेटल कर रहे थे।
दे प्रॉमिस नॉट टू टेक टू आर्म्स एंड टू कंप्लेन टू अथॉरिटीज फॉर रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। साथ ही साथ वो लोग ये भी प्रॉमिस किए कि आइंदा से कभी वो लोग जो हथियार है कभी अपने हाथ में नहीं उठाएंगे, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा उसको एक प्रॉपर जो अथॉरिटी होता है थ्रू प्रॉपर चैनल उसको हम लोग मैनेजमेंट को बताएंगे और उससे उनका सॉल्यूशन मांगेंगे। ठीक है, ये एग्रीमेंट उन लोगों के बीच में साइन हुआ, वहां पर वो खत्म हो गया। तो ये हम लोग देखे हो अपराइजिंग। अब हम लोग देखते हैं कोल अपराइजिंग। ठीक है, बाय द एग्रीमेंट ऑफ 1821 एडी, जो 1821 एडी में जो एग्रीमेंट हुआ, द राजा ऑफ सिम्बूम हैड बिकम सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश अथॉरिटी। जाहिर सी बात है यार, अभी ब्रिटिश अथॉरिटी अगर किसी इंसान को जो राजा है उसको भगवान को उपाधि दे रहा है तो मतलब उसके लिए फेवर कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? ताकि उसको वो इंसान इन रिटर्न इसके लिए फेवर करे, ब्रिटिश लोगों के लिए। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। The Raja of Simbhum had become subordinate to the British authority. The British government made the mistake of not bringing the area under its direct control. British authority से एक गलती क्या हो गया कि वो जो एरिया था, जो गवर्नमेंट का एरिया था, वो उसको उन्हीं के अंडर में छोड़ दिए, वो उसको डायरेक्ट अपने अंडर में नहीं लिए। उनको लगा ठीक है यार वो तो अपना ही आदमी है, जैसा बोलेंगे वैसा ही करेगा, लेकिन ये ब्रिटिश लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा बन गया। Other terms of the agreement enjoined upon the host eschew violence for the redressal of their grievances, क्योंकि वो होस्ट को ये भी कहा गया कि आप लोग हथियार नहीं उठाएंगे, किसी भी तरह का आपका जो ग्रीवांसेस है आप उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू लाइए, हम लोग उसको रिड्रेस करेंगे। ठीक है, टू कंप्लेन टू ऑफिसर्स कमांडिंग द ट्रूप्स ऑन द फ्रंटियर और टू सम अदर कंप्लेंट अथॉरिटीज फॉर रिड्रेसल। आप हथियार नहीं उठाएंगे और मतलब आप प्रॉपर चैनल के थ्रू आएंगे और अपना प्रस्ताव रखेंगे, क्या कमी हो गया है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं होना है। टू अलाउ पर्सन्स ऑफ ऑल कास्ट टू सेटल इन देयर विलेजेस, भाई दूसरी कास्ट के लोगों को आप कभी मना नहीं करोगे अपने विलेज में सेटल होने के लिए। टू कीप द रोड थ्रू देयर विलेजेस ओपन, आप अपने रोड्स को खुला रखोगे, कोई भी आ जा सकता है, आप इसको बंद नहीं कर सकते हो। एंड सेफ फॉर ऑल ट्रैवलर्स, ऑल दीज कंडीशंस एम टू रिमूव द एक्सक्लूसिवनेस ऑफ द होस्ट। और ये सारा का सारा चीज इसलिए किया जा रहा था ताकि जो होस्ट को जो एक एक्सक्लूसिवनेस मिला था ना कि भाई ये होस्ट की भूमि है, ये यहाँ पर हो जनजाति ही रहते हैं, तो ये कंसेप्ट को हटाना था ब्रिटिशर्स को कि यहाँ तो कोई भी रह सकते हैं, हो ही क्यों रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे जब वो डाइल्यूट होगा तो वहां पर ब्रिटिशर्स लोगों का और वर्चस्व बढ़ेगा। द स्टेशनिंग ऑफ ट्रूप्स ऑन द फ्रंटियर वॉज एडमिटेडली मेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटरनल ट्रैंक्विलिटी ऑफ सिम्बम। ट्रूप्स को तैनात किया जा रहा था हर जगह में, ताकि जब ट्रूप्स रहेंगे तो वो लोग लड़ाई झगड़ा के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्रूप्स रहेंगे तो वो उसको वहीं दबा देंगे। इट एनकरेज द रूलिंग चीफ एंड हिज करप्ट ऑफिशियल्स इन देयर नेफेरियस एक्टिविटीज। और ये सब देखिए, अगर ब्रिटिशर्स लोग क्या कर रहे हैं, ट्रूप्स को तैनात कर रहे हैं, तो ये क्या करता था, जो वहाँ के जो लोकल जो सूबेदार थे या वहाँ के जो लोकल राजा थे या फिर जो बड़े टाइप के आदमी थे, उनको एक और मौका मिल गया। भाई वहाँ मतलब ब्रिटिशर्स तो अपने को हेल्प कर ही रहा है, तो हम लोग इस लोगों को, ये गरीब आदमी लोगों को और लूटते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। It encouraged the ruling chief and his corrupt officers in their nefarious activities. The known tribes flooded in coal villages of Simbhum by settling the non tribes flooded, क्योंकि अब जरूरत से ज्यादा लोग नॉन ट्राइबल लोग आकर के बसना शुरू हो गए, क्योंकि सारे ब्लॉकेट्स को खोल दिया गया था, रोड्स को खोल दिया गया था, अब कोई भी बाहर के कोई भी लोग आकर यहाँ रह सकते थे। दिस वॉज डिसलाइक्ड बाय द होस्ट, ये हो को पसंद नहीं आया। ठीक है, द कोल रेबेलियन, अभी कोल रेबेलियन 1831 से लेकर के 1832 में तक में हुआ था। वॉज अ चैलेंज टू द एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस ऑफ द ब्रिटिश। यही जो ब्रिटिश का एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी था ना कि भाई जहां पर हो जनजाति रह रहे हैं उस एरिया को वो लोग ब्लॉक करके रखे थे कि यहां पर बाहरी लोग आकर नहीं रह सकते हैं। तो अभी क्या किया, यहां से सभी जगह में ब्लॉकेज बनाया ब्रिटिशर्स लोग, ब्लॉकेज बना करके वहां बाहर के लोगों को अंदर लेकर के आए। तो यहां पर ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी चल रहा है ब्रिटिशर्स का, क्या, ताकि उन लोगों को बाहर से लोगों को ला करके यहां पर भर दिया जाए और होस्ट का जो एक्सक्लूसिवनेस है उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, एम्बिशन ऑफ द ब्रिटिश, थॉर्नटन एंड मिल हैव, अभी क्या है यहाँ पे थॉर्नटन एंड मिल का जिक्र हो रहा है। देखिए सब नाम को ना अच्छे से याद रखिएगा। थॉर्नटन एंड मिल हैव ओपाइंड, उनका एक बुक था हिस्ट्री ऑफ इंडिया, that the tribes wanted restoration of their customs and traditions। देखिए ट्राइब्स को ना कहीं ये डर लगा रहता था कि धीरे धीरे जिस हिसाब से ब्रिटिशर्स और नॉन ट्राइबल्स का पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो उनके कल्चर के लिए एक खतरा है। धीरे धीरे आने वाले टाइम में लोग हमारा कल्चर को भूल जाएंगे और बाहरी कल्चर को अपना लेंगे, उनके ट्रेडिशंस को भूल जाएंगे, उनके कस्टम्स को भूल जाएंगे। तो ये चीज ना मतलब कहीं ना कहीं उन लोग को एक बहुत आहत कर रहा था अंदर से।
एस बी चौधरी का एक बुक था, सिविल डिस्टर्बेंसेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, has observed that the coal insurrection was the culmination of the people's grievances such as over exaction of tax. उनका ये मानना था कि जो कोल इंसरेक्शन हुआ था वो क्यों हुआ था, उसका मेन रीजन क्या था, तो was the culmination of the people's grievances such as over exaction of the tax, जरूरत से ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था, कलेक्शन ऑफ हेवी इंटरेस्ट बाय मनी लेंडर्स, जो मनी लेंडर्स थे जो सूद पे पैसा दिया करते थे वो जरूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट ले लिया करते थे, क्योंकि बैंक्स का तो उस समय उतना कुछ सही से हाल था नहीं। तो भाई अगर पैसा का जरूरत है, अभी किसी किसान को पैसा का जरूरत, तो पैसा कहाँ से लेता था, वो मनी लेंडर से लेता था, सूदखोर से लेता था। और जो बैंक उसको 8% 10% ब्याज देता था, वो लोग 40% 50% तक ब्याज लेते थे। वो बेचारे गरीब आदमी दे नहीं पाते थे, फाइनली उनका पूरा जमीन को हड़प लिया कर दिया जाता था। ठीक है। इन द ओपिनियन ऑफ अदर स्कॉलर, द ट्राइब्समैन शॉट टू ओवरकम द ब्रिटिश अथॉरिटी एंड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। धीरे धीरे ये लोग अपने इंडिपेंडेंस के बारे में सोचने लगे कि भाई अपने को आज़ादी चाहिए, जो बाहरी लोग आकर के राज कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। ठीक है। मेटकाफ, प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ कैलकाटा, स्टेटेड दैट द कोल्स इंटेंडेड टू एक्सपेल द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम देयर कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर ओन इंडिपेंडेंस। जाहिर सी बात है यार, जो कोल्स थे उनको यही मानना था कि भाई जो बाहरी लोग आए उनको भगाओ, जो हमारे अपने लोग हैं उनको ही इस देश में और उनको ही इस जगह में रहने की इजाजत है। ठीक है। और उनको इंडिपेंडेंस चाहिए था। दो द कोल मूवमेंट कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, कोल मूवमेंट को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैरेक्टर वो सही नहीं है, ऐसा बताना सही नहीं रहेगा, लेकिन इट वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट consolidation of the British authority and also against those who gained advantage due to this change at the cost of the interest of the tribesmen by causing social injustice। मतलब कि ये जो रिवोल्ट हुआ था, ये रिवोल्ट को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैरेक्टराइज करना सही नहीं रहेगा, लेकिन ये एक्चुअली क्यों हुआ था, ये हुआ था जो ब्रिटिश लोगों का जो करनी होता था कि भाई वो बहुत गलत काम कर रहे हैं, उनको तो उसके अगेंस्ट में कि ब्रिटिश लोगों को अपने को रोकना है, वो लोग ऐसा कुछ गलत काम नहीं कर सके, हमारे साथ में गलत नहीं करे, ये सब को रोकने के लिए, और ब्रिटिश लोगों को जो अनड्यू एडवांटेज लिया करते थे, जरूरत से ज़्यादा टैक्स ले लिए, ज़मीन वसूल हड़प लिए, तो इन सभी चीज़ों के अगेंस्ट के लिए ये ट्राइब्समैन लोग जो थे वो लोग ट्राइबल रिवोल्ट करना शुरू करते थे। ठीक है। बिसाइड द लकड़ा कोल्स बोर अ डीप रूटेड एनिमोसिटी। जो लकड़ा कोल्स था उन लोगों के मन में भी एक दुश्मनी पलप रही थी ब्रिटिश को लेकर के, और खास करके वैसे लोगों को लेकर के जो बाहर से आकर के यहाँ पे सेटल हुए थे, अगेंस्ट एक्सप्लोटर्स हु वेर नॉन ट्राइबल, जिसको ठेकेदार्स भी कहा जाता था। ठीक है। लैंड ग्रैबर्स कहा जाता था, जमीन जो हड़प लेते थे, और उर्सवर्स जो थे जिनको सूदखोर कहा जाता था। फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर एंड एडजेसेंट एरियाज ऑफ सिम्भूम, द इन्फ्लक्स ऑफ द आउटसाइडर्स एडेड टू द लोकल रिसेंटमेंट। जो बाहरी लोग जो आना शुरू कर दिए थे ना, ये इनके सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा था कि भाई बाहरी लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा क्यों लाया जा रहा है, हमारा यहाँ पर जो राज्य चलता है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो यही सब चीज़ इन लोगों को ना एक अगला वॉर की तरफ लेके जा रहा था, एक अगला रिवोल्ट की तरफ लेके जा रहा था। द इन्फ्लक्स ऑफ द आउटसाइडर्स एडेड टू द लोकल रिसेंटमेंट because of their high-handedness and their role in land grabbing. Apart from ठेकेदार्स, the officials too misuse their powers. हर वो इंसान जिसको पावर दिया जाता था वो अपना पावर का मिसयूज करता था, क्योंकि ये बेचारे गरीब आदमी, इनके पास कुछ था नहीं, तो लूटते रहो। ठीक है। मिसयूज देयर पावर ऑफ एंड ऑन। कोल वुमेन वेयर इधर अबडक्टेड और कैरिड ऑफ बाय द मुस्लिम मैन। जो मुस्लिम मैन थे वो लोग क्या करते थे, जो ट्राइबल वुमेन्स जो थे उनको उठा करके ले जाया करते थे। तो ये सभी चीज़ें बहुत आहत करती थी वहाँ के ट्राइब्स के लोगों को कि भाई हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग अपना मनमाना कुछ भी करते रहे। एंड द सिख ठेकेदार्स, जो बाहरी जो सिख लोग थे, जो बाहर से आए थे, और जो वैसे लोग थे जो बुरी नीयत से आए थे। ठीक है। Furthermore, the grievous operations and exactions had been practiced by the native forces of the government, especially the police and darogas. हर कोई वो प्रैक्टिस करता था, भाई गरीब आदमी लोगों को दबाना है, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो दारोगा हो। Under these circumstances, the Rajas was so incompetent that he did nothing to render justice to the aggrieved persons, but incited them to avenge the wrong. अभी राजा जिनको वहाँ पे बनाया गया था, वो राजा भी क्या करते थे, इन लोगों को कुछ ऐसा हेल्प नहीं करते थे,
वो भी अपना मनमाना अपना बस बैठे हुए हैं, हाँ भाई जैसा जो चल रहा है उसको चलने दो। बहुत ज़्यादा होते थे तो वहाँ के लोगों को उकसाते थे कि भाई नहीं ठीक है, आपके साथ में गलत हुआ है, आप उसका बदला लो, ये वो बस ये करते रहते थे। राजा से भी वो लोग उम्मीद करना छोड़ दिए थे क्योंकि वो कोई काम का ही नहीं था। द इमीडिएट कॉज ऑफ द कोल इंसरेक्शन वॉज द एबडक्शन ऑफ द वाइफ ऑफ द सूर्या मुंडा। सूर्या मुंडा जो बडगांव का रहने वाला था, उसकी वाइफ को, पत्नी को उठा करके ले गया था। कौन ले गया था? जफर अली खान। जफर अली खान था वो, सूर्या मुंडा जो बडगांव का रहने वाला था उसकी वाइफ को उठा करके ले गया था। और ये चीज़ वहाँ के ट्राइब्स के लोगों को बहुत खराब लगा, बहुत ह्यूमिलिएट फील करने लगे वो लोग, एंड इंसल्टेड। ठीक है, ह्यूमिलिएटेड एंड इंसल्टेड ट्राइब्स कन्वेंड अ मीटिंग एंड डिसाइडेड टू अटैक द ब्रिटिश। और वो क्योंकि उनको लग रहा था कि ये सभी ब्रिटिश के नाक के नीचे हो रहा है, ब्रिटिशर्स लोग खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं बाहरी लोगों को। द इनिशियल लीडरशिप ऑफ द कोल इंसरेक्शन ऑफ 1831 एंड 32 was provided by the little known sons of Simbhum like बिंद्राई मानकी, सोई बहादुर, कुंडू पटेर, देसाई मुंडा और कार्तिक सरदार एटसेट्रा। ये लोग थे जो ज़्यादातर रूप से संलग्न थे, सब मिल करके काम किया कर रहे थे। ठीक है, ऑल्दो द फ्लेम्स ऑफ इंसरेक्शन were no doubt soon doused by the mighty British in some parts of the Simbhum. On April 19, 1832, Bindrai and Soi surrendered the 7 days late. पहले तो ये जो थे 1832 ईस्वी में, 19 अप्रैल 1832 ईस्वी में बिंड्राई और सोई अपने आप को सरेंडर कर दिए। और उसके ठीक 7 दिन के बाद में ये जो है देसाई मानकी भी अपने आप को सरेंडर कर दिए। ठीक है, देसाई मानकी accompanied by खांडू पटेल also surrendered. Thus, by the end of April 1932, the coal insurrection in southwestern part of the Simbhum was smashed. वो धीरे धीरे खत्म के कगार पर आ गया। बट बामन घाटी रिमेन्ड अ ट्रबल स्पॉट टिल 1837 ईस्वी तक। बामन घाटी एक उसके लिए एक ट्रबल बना रहा ब्रिटिशर्स लोगों के लिए। व्हेन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट वाज एनेक्स्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि 1837 के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट को एनेक्स कर लिया गया था, हथिया लिया गया था। ठीक है, तो ये अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टू। जब भी रिवोल्ट हुआ है बहुत सारे मात्रा में लोग मारे गए हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई है। अगर 10,000 की संख्या में लोग मर रहे हैं तो सरकारी आंकड़ा 500 का ही बताया जाता था। तो ये सभी चीज शुरू से ही चलता हुआ आ रहा है। अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टुक प्लेस ड्यूरिंग द राइजिंग्स एंड द कोर्स ऑफ देयर सप्रेशन। ऑफिशियल्स फिगर्स जो होते थे, जो लोग मारे जाते थे, चाहे वो तोरी में हो, चाहे वो लोहरदगा में हो, चाहे सोनेपुर में हो, पलकोट में हो, तमार में हो, उनका नंबर काफ़ी कम दिखाया जाता था, लेकिन एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग मारे जाते थे। अनदर वर्सन गिवन बाय विलियम ये बता रहे कि मतलब जो दूसरा वर्सन जब आया तो उसमें ये पता चला कि वो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा थे और फिर काफ़ी कम बताया जाता था। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वेयर ऑर्डर टू यूज़ देयर बेस्ट एक्सर्शंस। ब्रिटिश ऑफिसर्स को बताया गया था कि आप हर कोशिश संभव कीजिए ताकि लैंडलॉर्ड्स और दूसरे ऐसे लोगों के साथ मिल करके गरीब लोगों को दबाया जा सके। एंड हेड ऑफ द विलेजेस टू प्रिजर्व ऑर्डर, ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर हम लोग बना रहे हैं उसको प्रिजर्व करना है, उसमें किसी भी तरह का कोई होल नहीं क्रिएट करना है, मतलब कहीं से कुछ कमी नहीं रह जाए। ठीक है, एंड कंसोलिडेट ऑल क्लासेस। ट्रांजिशनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वेयर मेड आफ्टर द एंड ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशंस। बहुत तरह के मिलिट्री ऑपरेशंस की शुरुआत की गई। छोटी छोटी टुकड़ों में टुकड़ियां बना करके ब्रिटिश मिलिट्री की भेजी जाती थी, जगह जगह वो लोग तैनात रहते थे। तो बहुत सारा बदलाव अपने को फिर देखने को मिला था, क्योंकि इनको लगता था कि हो सकता है फिर कहीं से कोई नया इंसरेक्शन आ जाएगा, फिर कहीं से कोई नया रिवोल्ट करना शुरू कर देगा। एंड द विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स। पुलिस ऑफिशियल्स विद द नेसेसरी एस्टेब्लिशमेंट्स वेयर अपॉइंटेड एट लोहरदगा एंड बरकागढ़। पुलिस ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया, स्पेशली अपॉइंट किया गया लोहरदगा में, बड़कागढ़ में, ताकि शांति बनी रहे, किसी भी तरह का कहीं से कोई लोग बदमाशी नहीं करना शुरू कर दे। एंड फॉर द डिपेंडेंट परगनाज ऑफ एट तमार। द ब्रिटिश रेजिम ऑल्सो गेव रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू द ऑफिशियल्स एंड जमींदार्स। ऑफिशियल्स और जमींदार्स को जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो लोग रिवॉर्ड्स भी देते थे कि भाई क्योंकि अगर उनको अपने साथ रख के चलना है, उनको पीजेंट्स लोगों के अगेंस्ट में काम कराना है, तो उनको तो लोभ देना ही पड़ेगा। तो वही वो लोग रिवॉर्ड देते थे, लोभ देते थे उनको। अमंग द ऑफिशियल्स मेजर सुथरलैंड वॉज द फर्स्ट टू रिसीव हाई प्रेज। जो मेजर सुथरलैंड था उनको सबसे पहले एक अवार्ड दिया गया, उनका काफ़ी नाम हुआ कि हाँ ये बहुत अच्छे तरीके से ये किसी भी रिवोल्ट को दबा देते हैं और शांति बनाए रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या, अ न्यू एजेंसी वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर कैप्टन विल्किंसन।
कैप्टन विल्किंसन के अंदर में एक नया एजेंसी बनाया गया, कब? इन दिसंबर 1793। द न्यू एजेंसी वॉज कार्व्ड आउट इनटू 3 डिविजन्स। वो 3 डिवीजन कौन कौन से थे? पहला था मानभूम, दूसरा था लोहरदग्गा और तीसरा था हजारीबाग। तो मानभूम क्या हुआ? मानभूम कंसिस्टिंग ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ द जंगल महल विच हैड बीन डीरेगुलेशनाइज्ड अलॉन्ग विथ दालभूम, जिसको दालभूम के साथ में डीरेगुलराइज्ड कर दिया गया था। तो वो सभी मिल करके मानभूम बनाए थे। दूसरा क्या आया? दूसरा आया हमारा लोहरदग्गा। लोहरदग्गा में क्या हुआ? कंप्राइजिंग छोटा नागपुर इंक्लूडिंग तोरी, बरवा एंड द 5 डिपेंडेंट परगनाज ऑफ 5 डिपेंडेंट परगनाज कौन कौन से थे? राहे, सिल्ली, तमार, बुंडू और बरंडा। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड है हमारा हजारीबाग। तो फर्स्ट और सेकंड हमने क्या देखा? फर्स्ट में हमने मानभूम देखा, सेकंड में हमने लोहरदग्गा देखा, थर्ड में देख रहे हजारीबाग। हजारीबाग में कौन कौन सा एरिया आया? कंप्राइजिंग रामगढ़, खड़गडीहा एंड अदर स्टेट्स ऑफ रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है हमारा नेक्स्ट रिवोल्ट, भूमिज रिवोल्ट। द भूमिज रिवोल्ट 1832 से लेकर 1833 तक वॉज एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ऑफ ट्राइबल आउटबर्स्ट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। सभी जगह आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि जो कॉलोनियल रूल था उसके अगेंस्ट में जो रिवोल्ट किया गया, यही सभी एक्चुअली कभी भूमिज का नाम हुआ, कभी हो का नाम हुआ, कभी कोल का नाम हुआ, लेकिन हर समय वो सभी रिवोल्ट कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में ही किया गया। The revolt was an explosion against the growing misdeeds of बराभूम राजा। जो बराभूम का राजा था वो गलत करने लगा था, गरीब आदमी लोगों के साथ में अन्याय किया करता था। तो यही सभी कारण था कि धीरे धीरे ये रिवोल्ट हुआ। ठीक है, भूमिज रिवोल्ट। द पुलिस ऑफिशियल्स एंड आउटसाइडर्स, सभी लोग मिले हुए थे और सभी लोग मिल करके गरीब आदमी को नोचा करते थे। द राजा कलेक्टेड मोर फ्रॉम द भूमिज घटवाल्स इन द नेम ऑफ हाउस एंड अदर लीगल टैक्सेस। जो राजा था वो जरूरत से ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करता था। किस नाम पे? हाउस टैक्स या किसी तरह का कोई इलीगल टैक्स लगा दिया उसके नाम पर टैक्सेस कलेक्ट किया करता था। द पुलिस बरकंडाजिस कलेक्टेड देयर वेजेस बाय फोर्स। ये बरकंडाजिस का काम ही था कि भाई अपने को फोर्सफुली अपने को कलेक्शन लेना है। फोर्स एंड द कंपनी ऑफिशियल्स डिड नथिंग टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग सो। और कंपनी ऑफिशियल्स लोग जो थे वो लोग कोई भी मदद नहीं करते थे, एकदम खड़ा होकर के देख रहे हैं कि हाँ भाई उनके साथ में कोई बदमाशी कर रहा है, करने दो, ठीक है, वो लोग तो देख लेगा, समझ लेगा अपना, क्योंकि सभी कोई मिले हुए थे आपस में। इन अदर वर्ड्स द पीपल वेयर ग्रोनिंग, वो लोग करा रहे थे कि भाई अब कोई बचा लो, हम लोग को कोई तो बचा लो। अंडर द बर्डन ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्निशियस टैक्सेस, क्योंकि बहुत तरह का टैक्स लगा दिया जाता था। पता चला कि 100 रुपया वो लोग पूरा साल में कमा रहे हैं और 110 रुपया केवल टैक्स ही दे रहे हैं। तो इस तरह से बहुत अत्याचार बढ़ गया था। केवल राजा नहीं, राजा के साथ में जो सूबेदार थे, पुलिस ऑफिशियल्स थे, बाहर से जो लोग थे, सब मिल करके लूटते थे। ठीक है। एंड इलीगल एग्जेक्शंस, गलत तरीके से अपना मांगों को रखते थे। सेकेंडली क्या था? द भूमिज रिवोल्ट वॉज ऑल्सो द डायरेक्ट आउटकम ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ द कंपनी रूल ऑन द नेटिव रूल। अभी ऑलरेडी वो लोग का अपना एक रूल चला करता था, जब से कंपनी रूल आया है तब से उनका अपना रूल खत्म हो गया, उनका वर्चस्व खत्म हो गया। तो ये भी एक कारण था भूमिज रिवोल्ट आने का। थर्ड क्या है? It is true that the tribes intended to become barbaric and brutal whenever they rebelled against the authorities. जब भी कभी वो लोग अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में अपना कार्रवाई करते थे तो वो लोग बहुत ही एकदम जानवर टाइप से लोग करते थे, क्योंकि उनके साथ में भी वैसा ही व्यवहार कर रहा था कंपनी और सभी बाहर के लोग। तो ये लोग जब भी कभी उनके साथ में लड़ाई कर रहे हैं तो एकदम बहुत ही गंदे तरीके से लड़ाई करते थे। दे टूक अप आर्म्स ओनली व्हेन दे लॉस्ट होप्स ऑफ गेटिंग जस्टिस बाय पीसफुल मीन्स, क्योंकि जब उनको लगा ना कि यार हम लोग जस्टिस मांग रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्वक जस्टिस मांग रहे हैं, लेकिन वो मिलने नहीं जा रहा है, तब जा करके ये लोग आर्म्स एंड आर्मामेंट्स को अपना हथियार उठाएं अपना हाथ में। द ट्राइब्स हैड नो होप ऑफ जस्टिस बिकॉज द पुलिस वॉज करप्ट, क्योंकि पुलिस जो उन लोगों को जस्टिस दिलाता वो खुद करप्ट था, तो क्या जस्टिस दिलाएगा। एंड द रेवेन्यू ऑफिशियल्स वेर ऑप्रेसिव एंड अनजस्ट, जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे वो लोग तो खैर उनका तो कुछ बोलना ही नहीं था। द भूमिज रिवोल्ट वॉज लेड बाय गंगा नारायण सिंह, नाम याद रखिएगा, जो गंगा नारायण सिंह का हंगामा करके एक वर्ड आता है, गंगा नारायण सिंह का हंगामा, ये वही भूमिज रिवोल्ट से ही रिलेटेड है। गंगा नारायण सिंह हु पोजेस्ड सेवरल क्वालिटीज ऑफ एन एबल लीडर, वो बहुत अच्छे लीडर थे, एक नेता थे, और उनमें बहुत सारी खूबियाँ भी थी, क्वालिटीज़ भी थे। He realized that the local zamindars were groaning, वो लोग करा रहे थे, under the operation of माधव सिंह, and before embarking on the path of revenge, he secured their support, और यही चीज़ उनको सपोर्ट सिक्योर किया, उनके लिए सपोर्ट लेकर के आया, क्योंकि भाई वो दिखा रहे हैं कि हम आप लोगों के साथ में हैं और दूसरे के अगेंस्ट में लड़ाई करेंगे।
Along with it, he also appealed to the anti-colonial and anti-deco feelings of the people. He also possessed exemplary organizing skills. उनके अंदर बहुत सारा organizing skills था, बहुत सारा leadership qualities था. He was clever enough to exploit the superstition. मतलब वो लोगों को superstition भी करके रखते थे. वो मतलब इतना ज़्यादा उनका प्रभाव था कि ऐसा माना जाता था कि अगर कहीं पे कोई मीटिंग चल रहा है और वो वहाँ पे उपस्थित नहीं है, फिर भी लोगों का ऐसा मानना था कि वो वहाँ उपस्थित हो, नहीं भी हो करके वहाँ उपस्थित है, वो है वहाँ पर. मतलब लोग इतना उनको पूछने लगे थे, एक तरह से मानने लगे थे. ही वॉज क्लेवर इनफ टू एक्सप्लॉर द सुपरस्टिशन एंड क्रेडुलिटी, भोलापन ऑफ द सिंपल ट्राइबल फोक बाय क्लेमिंग टू पोसेस सुपर नेचुरल पावर. दिस वॉज बिलीव्ड बाय हिज फॉलोअर्स. उसका फॉलोअर्स इसको बिलीव भी करते थे टू सच एन एक्सटेंट दैट इवन इन हिज एब्सेंस दे थॉट दैट ही वॉज प्रेजेंट ऑन द सीन. उनको लगता था कि भाई वो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन जबकि वहाँ पर मौजूद नहीं रहते थे. द अपराइजिंग लेड बाय गंगा नारायण वॉज वायलेंट. जो गंगा नारायण के थ्रू जो अपराइजिंग हुआ था वो वायलेंट था. Non-tribal intruders, पुलिस थानाज एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स वेयर द मेन टारगेट ऑफ द अटैक ऑफ द रिबल्स. जाहिर सी बात है, क्योंकि यही लोग मिल करके तो बेचारे गरीब आदमी लोगों को लूट रहे हैं. जो नॉन ट्राइबल इंट्रूडर्स हैं, पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जो क्योंकि पुलिस का ये लोग का मेनली काम रहता है कि भाई लोग गरीब लोगों का मदद करो, लेकिन वो लोग ऊपरी लोगों से मिले हुए और यही लोगों को नोचे जा रहे हैं. और ब्रिटिश ऑफिसर्स का तो खैर कुछ बोलना ही नहीं, वो लोग तो शुरू से ही नोचने के लिए आए थे इंडिया में. वेयर द मेन टारगेट्स ऑफ द अटैक ऑफ द रिबल्स. द रिबल रिटेलिएटेड fiercely against the repression of the regular troops of the company. Consequently, the tribes indiscriminately looted and destroyed property of the aliens and outsiders. और consequently ऐसा क्या हुआ कि ट्राइब्स लोग जो थे वो लोग लूटपाट किए और उसको लूट करके looted and destroyed property of the aliens and outsiders. ठीक है. According to जगदीश चंद्र झा, J.C. झा, according to जगदीश चंद्र झा, द रिवोल्ट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉपुलिस्ट मूवमेंट. जो रिवोल्ट हुआ था, भूमिज रिवोल्ट, सॉरी, वो एक तरह से एक एग्जाम्पल था पॉपुलिस्ट मूवमेंट का, क्योंकि अब धीरे धीरे इनका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा था. लोग जान रहे थे, लोग बाहर से भी आकर के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे. विच वॉज एम्ड एट क्रिएटिंग एन आइडियल वर्ल्ड इन विच देयर वॉज नो एक्सप्लोटेशन और ऑपरेशन. क्योंकि हर लोग एक्सप्लोटेशन और ऑपरेशन से त्राही हो चुके थे. इसी के लिए लोग कोशिश करते थे कि नहीं, इनका साथ दो, ताकि ये अगर जीत जाएंगे तो हम सभी का फायदा है उसमें. द भूमिज रिवोल्ट. द भूमिज डिसाइड टू रिक्रिएट द ओल्ड वर्ल्ड. वो फिर से वही पुराना वाला दुनिया क्रिएट करना चाहते थे जहां पर किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो, किसी को लूटा खसोटा नहीं जा सके. ठीक है. अ ट्रेडिशनल वर्ल्ड इन विच मैन आर जस्टली डील्ड विथ. द लॉन्ग ड्रॉन रिवोल्ट ऑफ गंगा नारायण सिंह एंडेड विथ हिज एक्सीडेंटल डेथ. फाइनली गंगा नारायण सिंह जी का डेथ हो गया फरवरी 1833 में, और यहाँ पर ये भूमिज रिवोल्ट खत्म हो गया. तो हम लोग देखें हो, हम लोग देखें कोल, और हम लोग देखें भूमिज. इसी तरह से हम लोग आने वाले वीडियो में भी जितना भी रिवोल्ट है उसको अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज में देख लेंगे, ताकि एग्जाम में आपका पॉइंट्स, हर पॉइंट को आप एकदम क्लियरली मार्क करो. ठीक है. तो देखिए, आंसर राइटिंग अपने घर में बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए. टाइम बहुत कम मिलेगा. सडनली पता चला मेंस एग्जाम का डेट आ गया, अब आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा, फिर पता चलेगा अरे यार प्रीलिम्स तो क्रैक करने कोई फायदा ही नहीं हुआ जब मेंस को प्रिपरेशन ही नहीं किया, आंसर ही अच्छा से नहीं किए. इसी के लिए अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को अपना किया कीजिए घर में, और प्रिपरेशन हर पल कीजिए. रूटीन बनाइए. बिना रूटीन का एग्जाम क्रैक नहीं होने जाएगा आपका. रूटीन बनाइए. आपको इंटरव्यू भी कैसे फेस करना है, हर वो चीज जो आपके बायोडेटा से रिलेटेड है, हर वो चीज जो आप अपने बायोडेटा में मेंशन कर, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखिए. झारखंड के बारे में, आप जिस एरिया में रहते हैं, रिसेंट डेवलपमेंट झारखंड में क्या क्या हुआ, कौन कौन से पॉलिसीज हुए हैं, वो सभी चीज के बारे में आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करना है. ठीक है. तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए. मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए. ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह को कोई वीडियो मैं बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे. और ऑलरेडी हम लोगों ने हमारा 2022 का जो जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसका ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज शुरू की है. अभी एक ही वीडियो हुआ, अभी हम लोग हमारे आने वाले वीडियोज में उनका बहुत सारे क्वेश्चंस को अब हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे. ठीक है. घर में रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें, और हार नहीं मानिए. जिनका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है, हार नहीं मानना है. अपना एग्जाम को टारगेट लेके चलिए. 2022 में एग्जाम आपका बिल्कुल क्रैक होगा. ठीक है. अपने घर में रहें और पढ़ाई करते रहें. धन्यवाद.